अगर आप लोग जानना चाहते हैं सिंगापुर में एज एन इंडियन रहने पे किस किस चीज़ में कितना कितना खर्चा होता है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए आज मेरे साथ मेरे छोटे भाई अनुज हैं, जो यहीं रहते हैं। 2 साल हो गए इनको रहते हुए। एक एक करके सारे टॉपिक्स पे इनसे सवाल पूछेंगे और जानेंगे उनके जवाब। हाय, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉर्निंग मॉन्ग। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। इनसे आप राजस्थान की सीरीज में मिल चुके हैं और अगर नहीं मिले हैं तो बताना चाहूँगा ये मेरे छोटे मामा के छोटे पुत्र हैं और इनके बड़े भाई यानी हर्ष के साथ मैंने एक वीडियो बनाया था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में कैसे रहते हैं इंडियंस, कितना खर्चा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर वो वाला वीडियो देखना मिस किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, उसको चेक कर लीजिएगा। अनुज, आप ब्रीफली बताइए एज एन इंडियन आपको कैसा लग रहा है? 2 साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए। क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या बुरी लगी? सबसे अच्छा तो ये लगता है कि हर चीज़ बहुत ही मैनेज्ड है और टाइमली फैशन में है हर चीज़। आपको अगर कम्यूटेशन भी देखना है तो बहुत इजी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स अच्छे हैं। लगता है कि आप कहीं रह रहे हो फॉरेन में, जहाँ पे कल्चर भी अच्छा है कंपनीज़ के अंदर और काम करने का अच्छा मोटिवेशन रहता है। एंड देन द बिगेस्ट मोटिवेशन इज़ मॉनेटरी, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। मतलब वो भी अच्छा है, बहुत सही है। काफ़ी सारी क्वेरीज है मेरे पास जो मैं अनु से पूछना चाहता हूँ, एक एक करके मैं पूछूंगा, अनुज उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और आप लोगों को कोई क्वेरी ऐसी हो जो लगे कि मैंने नहीं पूछी और आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट में पूछिएगा, कोशिश करूँगा मैं या अनुज कोई उस पर रिस्पॉन्ड करे। पहला क्वेश्चन तो ये कि अनुज, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको सिंगापुर आना है? अगर मैंने प्रोफेशनल वाइज बात करूं तो मैंने आईटी के अंदर अगर देखा तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस और जहाँ पे ज़्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं वो सिंगापुर ही है। एंड इट्स द एशियाज़ आईटी हब, तो यहाँ सारी कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं। ओके। तो दिस वाज द ऑब्वियस चॉइस। सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा होता है कहीं भी आप मूव करते हो या रहना शुरू करते हो, वो होता है एकोमोडेशन। क्या क्या एकोमोडेशन ऑप्शंस हैं सिंगापुर में, किस एरिया में रहना चाहिए, किस किस तरह के एकोमोडेशन ऑप्शंस हैं, उनका कितना रेंटल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। अगर मैं डिवाइड करूँ पूरे हाउसिंग को सिंगापुर की, तो 3 चीज़ों में डिवाइड होती है। पहला है HDB, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड। सो सिंगापुर ने हमारे या अपने रेसिडेंट्स के लिए खुद से जो घर बनवाए हैं वो हैं लाइक गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो इंडिया में होते हैं। बट वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स जैसे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं। लाइक आप नीचे आपके शॉप्स वगैरह सारी चीज़ें होंगी, पार्क होगा बच्चों के लिए, ऊपर एक अच्छे घर होंगे। ओके। तो गवर्नमेंट क्वार्टर जैसा नहीं है एग्जैक्टली। बट उनके रेंटल्स कम होते हैं बिकॉज वहाँ पे एम्यूनिटीज़ कम है। जैसे आप पीछे देख रहे हो पूल वगैरह है, जिम वगैरह, वो सब नहीं होगा वो सब वहाँ पे नहीं है। कितना एवरेज रेंटल होगा उसका HDB का? HDB का रेंटल अगर 1 BHK का बात करूँ मैं तो अराउंड 2000 से 2500 सिंगापुर डॉलर्स। ओके। और मतलब रफली 1.25 लाख रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में। हाँ, और अगर आगे का लाइक 2 BHK अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लाइक 3 BHK 3500 तक में आपको मिल जाएगा HDB में, HDB के अंदर। ठीक है। एंड जिसमें डिपेंड करेगा कि आप कौन से एरिया में देख। तो अगर हम बाहर कहीं पे घर ले रहे हैं बाहर की साइड, आउटस्कर्ट्स में, जैसे सिंगापुर 50 किलोमीटर्स का एरिया वैसे है। वैसे बहुत छोटा सा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर अंदर जैसा कुछ नहीं है। बट सिटी सेंटर से अगर आप दूर जाते हैं 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो उसके रेंटल डेफिनेटली कम होंगे सिटी सेंटर से। बिल्कुल। सो डिपेंडिंग कि HDB अगर आप यहाँ पे लेते हो तो वो 3500 में 3500 में आपको 3 BHK मिल जाएगा। अगर आप CBD में जाओगे तो वही 4500 या 5000 तक में आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे से अनुज का मतलब है चांगी एयरपोर्ट के आसपास का एरिया। हाँ बिल्कुल, सॉरी। और अभी हम लोग खड़े हैं जो कॉम्प्लेक्स जहाँ पे अनुज रहते हैं, इसका नाम है क्या? फ्लोरा, द इनफ्लोरा। सो इसको कॉन्डोमिनियम्स बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्डोज, जहाँ पे सारी एमिनिटीज़ आपको साथ में मिल जाएंगी, जैसे हमारे इंडिया में नॉर्मली फ्लैट्स होते हैं। हाँ, जो बड़े अच्छे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज है उसी तरह का कॉम्प्लेक्स है ये भी। हाई क्लास पूल आप हमारे पीछे देख ही पा रहे होंगे बैकग्राउंड में। इस तरह की काफ़ी बड़ी सी सोसाइटीज़ है और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है। इसका रेंटल कितना होगा, 2 BHK का या 1 BHK का? जब आप कॉन्डोमिनियम्स की बात करते हैं तो 1 BHK का आपका अराउंड 3 से $3500 रहेगा। वेरी इजी, जो थोड़ा सा बाहर की तरफ हम बात कर रहे हैं। अगर CBD में आप देखोगे तो वो 4-4.5 जाएगा सिंगापुर डॉलर। अगर 3 BHK की बात करूँ तो मेन सिंगापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो अराउंड आपको 7 से 8000 सिंगापुर डॉलर, बहुत लाइक ये मिनिमम है। और थोड़ा बाहर की साइड आप देखोगे तो 6000, 5,500-6,000 के अंदर आपको सिंगापुर डॉलर्स पर मंथ मिल जाएगा। और जैसे अगर 1 BHK या 2 BHK इस तरह के कॉम्प्लेक्स में कोई लेगा तो कितना होगा उसका रेंट?
1 BHK के होगा अराउंड 3,500 ओके। और 2 BHK विल बी 4,000 4,500। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स में जो कि CBD से कुछ 20 किलोमीटर दूर होगा, आपको 3,000 से 4,000 खर्चा करना पड़ेगा अगर आप 1 या 2 BHK अपार्टमेंट लेते हैं। तो यहाँ जो एकोमोडेशन रेंट पे लेते हैं उसके साथ जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उस सोसाइटी के अंदर, जिम है, सोना है, स्पा है, पूल है, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। जकूजीज हैं। उसके लिए अलग से आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया में बहुत जगह अगर आप टेनेंट है तो आपको अलग से पे करना पड़ता है, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है, थैंकफुली। नेक्स्ट जो मुद्दा है रहने का, तो अपने हिसाब किताब बता दिए। खाने का हिसाब किताब क्या है? खाना कितना महंगा है, बाहर जाके खाना या घर पे बना के खाना? जितने भी इंडियन ग्रोसरीज हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कितने के मिलते हैं, इंडिया से कितना डिफरेंस है, वो सब बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल, ये बहुत लंबा टॉपिक है वैसे, बट मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। अगर आपको नॉन वेज खाना है तो आपके लिए ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं और काफ़ी बजट में भी हैं। अगर आप हॉकर सेंटर जाओगे, हॉकर सेंटर मतलब एक यहाँ पे हर जगह बना रखा है गवर्नमेंट खाऊ गली टाइप का। हाँ, जहाँ पे बट अच्छे स्टैंडर्ड्स लाइक स्टैंडर्ड का खाऊ गली बोल सकते हो। स्टैंडर्ड खाऊ गली है वो। तो यहाँ के लोकल सब लोग वहीं पे खाते हैं। तो आपको $3 से $4 में अच्छा खासा फुल मील मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको सूप प्लस वो चिकन और मटन सब चीज़ें मिला के वो पूरा बोल बना के फूड बॉल हो गया, फूड बॉल बना के देंगे वो लोग। लेकिन अगर आप वेजिटेरियंस हो तो थोड़ा इशू है, क्योंकि वेजिटेरियंस जनरली हम ऐसी जगह नहीं खा पाते जहाँ पे सब चीज़ें साथ में बन रही हैं, नॉन वेज भी और उसमें हम भी खा लें। तो हमें वेजिटेरियन नॉर्मल अच्छे हाइजीनिक वाले ढूंढने पड़ते हैं। वहाँ पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो एक दाल विल बी कॉस्टिंग अराउंड $15 से $20। 15 मतलब जहाँ पे एक बहुत नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है तो, और थोड़ा अच्छा है मीडियम लेवल का तो $20 की एक दाल की प्लेट आएगी और क्वांटिटी बहुत कम आएगी। लाइक ऑस्ट्रेलिया और आपने जो बाकी वीडियोस बनाई है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसकी आधी मान लो। नान आएगी $5 की एक। सो ये एक मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 लोग अगर एक कपल खाना खा रहा है तो आराम से $50 बिल आएगा ही आएगा, 2 सब्जी और 2 रोटी। वेरी कॉस्टली। यस, एंड देन टैक्सेस मिला के वो 50 का 60 हो ही जाएगा। ओके, ठीक है। अगर हम घर पे खाना बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा चीप है। घर पे खाना बनाना ही हम लोग प्रेफर भी करते हैं, बिकॉज इंडिया वाला टेस्ट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे हर जगह खाने में। लाइक कुछ सिलेक्टेड जगह जहाँ पे नॉर्थ इंडियन टेस्ट में बोलूँगा वो अच्छा मिलेगा आपको। और सब्जियाँ अगर मैं बात करूँ, इंडियन सब्जियाँ सब चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे। डिफरेंस इज इंडियन सब्जियाँ महंगी मिलेंगी, जो सब्जियाँ यहाँ पे यूज़ होती हैं लोकल फूड के अंदर वो आपको सस्ती मिलेंगी। अच्छा, महंगी से मेरा मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल गोभी, एक गोभी विल कॉस्ट यू अराउंड $7 to $8। तो इसी वजह से बेसिकली जो रेस्टोरेंट में आप इंडियन खाना खाने जाते हैं वो भी महंगा होता है, वो प्लस लेबर कॉस्ट। तो इंग्रेडिएंट्स काफ़ी महंगे पर इजीली आपके घर के आसपास भी मिल जाता है इंडियन ग्रोसरी। मैं इसके अंदर ये बोलना चाहूँगा कि जो मसाले इंडिया में जितने ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको मसाले और चीज़ों के, उससे ज़्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे इंडियन चीज़ों के। मतलब जैसे मुस्तफ़ा सेंटर फेमस है वहीं पर मिलता है या आसपास के एरियाज में भी मिल हर जाता है? जगह मिल जाएगा। और होम डिलीवरी का भी ऑप्शन है मसाले में? बिल्कुल हर चीज़ का होम डिलीवरी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है, तो ये सर्वाइवल पॉसिबल है, कॉस्ट ज़्यादा होगी। भाई देव हम लोग जहाँ बैठे हैं ये एक मीटिंग एरिया टाइप का, ये भी एक फैसिलिटी। अगर आपको किसी को घर पे बुला के बिठा के नहीं बात करनी है, कोई बैंक वाला है उससे बात करनी, 2 मिनट क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरना है तो यहाँ भरवाइए और यहाँ से टाटा बाय बाय। नेक्स्ट मुद्दा ट्रांसपोर्टेशन का। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ब्रीफली आइडिया दिया था और मैंने यूज़ करके भी दिखाया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, MRT, बसेज ये सब कैसे काम करती हैं। फिर भी अनुज थोड़ा सा इसके ऊपर आप बताएंगे कैसा लगता है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि आपको गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं अगर समरी में बात करूँ तो, क्योंकि गाड़ी विल कॉस्ट यू अराउंड, ओके मैंने ये दिस इज़ अ फनी टॉपिक, मैंने एक बार स्विफ्ट देखी थी सेकेंड हैंड जो कि अराउंड 6 साल पुरानी थी। वो इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग मुझे 1.25 करोड़ की पड़ रही थी। 1.25 करोड़ की स्विफ्ट सेकेंड हैंड। तो बेसिकली पॉइंट ये कि कार खरीदने के बारे में मत सोचिए, आगे प्लीज अपना बाइक वाला एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बाइक फिर मैंने सेकंड ऑप्शन सोचा जिसमें बाइक हमें $15 से $20,000 में मिल जाएगी। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि आपको डीएल चाहिए और डीएल आपको यहाँ से बनवाना होगा। सो अराउंड 5 से 6 महीने लग रहे थे और $2,000 से $3,000 इन सब का प्रोसेस का फ़ी था। कई सेशंस होंगे, आपको कई सारे टेस्ट पास करने होंगे, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल। तो हैसल इतनी फालतू लगी कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत अच्छा है। एवरी 200 मीटर्स आपको एक बस स्टॉप मिल ही जाएगा। सो वर्स्ट के सिनेरियो आपको सिर्फ 200 मीटर चलना है,
बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई कीजिए, और यहाँ की गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चलिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को टाटा बाय बाय कर दीजिए। ग्रैब वगैरह आपको कैसा लगता है? मीटर टैक्सी सस्ती है, ग्रैब सस्ती है यहाँ पे? डिपेंड्स, अगर आप चलती हुई टैक्सी को आप फ्लैग डाउन कर रहे हैं तो हाँ। आपकी थोड़ी कॉस्ट थोड़ी सी कम लगेगी। बट अगर आपको टेंशन फ्री जाना है कि मेरा मीटर बढ़ता ही जा रहा है उस टेंशन से फ्री, तो आप ग्रैब बुक कराइए। बट ग्रैब के अलावा यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस और हैं जो लोकल लोग यूज़ करते हैं, गोजेक ओके। एंड गोजेक और भी इंडोनेशिया वगैरह में भी चलती है, बट एक जो यहाँ की है वो टाडा। सो टाडा में सबसे कम मिलेगा आपको फेयर, गोजेक में और टाटा में ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको। ग्रैब जनरली हाई साइड पे रहती है। ओके, तो ये टिप है, अगर आप घूमने भी आने वाले तो भी ये आपके लिए काम आएगी टिप, कि मुझे नहीं पता था गोजेक क्या चलती। ग्रैब के अलावा गोजेक और टाटा दोनों ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अगर आप एज ए टूरिस्ट भी आ रहे हैं तो भी चेक कर लीजिएगा कि इसमें आपको प्राइसेस बेटर मिल रहे हैं। और किराया यूजुअली कितना होता है बस में या ट्रेन में, एमआरटीज में? बस का जो फेयर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एमआरटी से, विच इज़ बिट सरप्राइजिंग। बट यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप कहीं भी एक स्टेशन के लिए जा रहे हो तो भी आपको पूरा फेयर देना पड़ेगा। सो आपके डिस्टेंस बेस्ड है। सो 80 सेंट्स से लेके आपको $2 से $2.25 तक में मैक्सिमम पड़ेगा। समझ गया। और ट्रांसफर भी फ्री होते हैं? अगर आपको ट्रेन से अगर बस में जाना है तो ट्रांसफर फ्री होगा या अलग से चार्ज होगा उसके लिए? अलग से है। सो जब आप अंदर जा रहे हो तो आपको टैप इन करना है, स्टेशन से बाहर निकलोगे तो टैप आउट करना है। बेसिकली क्लोज हो गया वो चैप्टर, वो क्लोज हो गया। अब बात करते हैं मॉडर्न एज के सबसे इम्पोर्टेंट खर्चे की, वो है इंटरनेट, यूटिलिटी, यानी कि बिजली और पानी तो शुरू से ही रहा। कितना खर्चा होता है यूजुअली मंथली इन सारी चीज़ों पे? अगर मैं बिजली की और पानी की बात करूं तो अराउंड $150 से $200 ये जनरली रहता ही है। आप कितना भी यूज़ करो, कितना नहीं भी करो तो भी इतना आएगा ही आएगा। इंटरनेट का ऐसा है कि आपको ब्रॉडबैंड का अगर मैं बात करूं तो $40 to $50 के बीच में आपको प्लान मिल जाएगा पर मंथ। 40 to 50 के बीच में आपको अच्छा प्लान मिल जाएगा अच्छी स्पीड के साथ। अनलिमिटेड मतलब मेरा PS भी चलता है और टीवी और सब कुछ। 1 Gbps 1 Gbps, हाँ। इंडिया में 100 Mbps, 150 Mbps, 300 Mbps, ये सब लिमिट है। मेरे घर पे 150 Mbps की लाइन है, भाई साहब 1 Gbps यूज़ कर रहे हैं। ज़मीन आसमान का अंतर है, प्राइसेज में ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है थैंकफुली। हाँ, बट अगर फ़ोन वाली बात करूँ तो फ़ोन में इट गेट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप जैसे देखते हो कि फॉरेन कंट्रीज में सबके पास आईफोन ज़्यादा रहता है ना। हम लोग तो इंडिया में कई लोग EMI पे भी खरीदते हैं, बट यहाँ पे कैसा होता है कि आपको ब्रॉडबैंड जो आप ले रहे हो, फ़ोन ब्रॉडबैंड नहीं, जो फ़ोन में आप इंटरनेट ले रहे हो सिम के अंदर, उसके अंदर भी आपको प्लान मिल जाते हैं। तो आपने मान लो $35 to $40 का आपने एक प्लान लिया जिसमें आपका इंटरनेट भी कवर्ड है, आपकी सिम की मतलब बातें वगैरह सब कुछ, कॉलिंग भी इंक्लूडेड है, एंड देन यू आर गेटिंग अ डिफरेंट फोन। मतलब एक आपको फ़ोन भी मिल रहा है साथ में, तो आप आईफोन का नया वर्जन आप हर साल अपडेट कर सकते हो। इफेक्टिवली सस्ता पड़ता है फिर वो। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन अगर आप सिर्फ सिम की बात करो, अगर आपके पास फ़ोन है, आपको नहीं चेंज करना, तो आप अराउंड $10 पर मंथ के अंदर आपको सिम, मतलब इंडिया जैसा ही है मोर और लेस। हाँ। सेविंग पोटेंशियल के बारे में आप क्या कहेंगे यहाँ पे सिंगापुर में, एज इंडियन हाउस होल्ड या इंडियन पर्सन जो यहाँ पे रह रहा है अपनी वाइफ के साथ, सेविंग पोटेंशियल कितना है? डिपेंडिंग कि आपके हाउस होल्ड में कितने लोग काम कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी फैमिली है और आप अगर सिंगल अर्नर हो तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, क्योंकि आपका रेंटल्स बहुत हाई है। अगर आपके बच्चे हैं तो हर बच्चे के हिसाब से आपको $3,000 से $4,000 पर मंथ ईजी आगे जाएगा, क्योंकि हाँ स्टूडेंट और अगर आपके 2 बच्चे हैं देन गॉड हेल्प यू। समझ गया। लेकिन अगर आपके दोनों लोग काम कर रहे हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो आपकी अच्छी सेविंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमारा वो करेंसी मल्टीप्लायर भी फिर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इंडियन करेंसी के अंदर अच्छी खासी सेविंग हो सकती है अगर आपके दोनों लोग काम कर रहे हैं तो बॉटम लाइन ये है कि दोनों लोग काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, तो ही सर्वाइवल पॉसिबल है। अदरवाइज सिंगापुर आने के बारे में मत सोचिएगा। और बच्चों के एजुकेशन के केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो यहाँ पे लोकल स्कूल्स हैं वो हाईली सब्सिडाइज्ड हैं PRs के लिए या लोकल सिटीजन्स के लिए। एक्सपर्ट्स के लिए 3,000 इन्होंने कॉस्ट बताया, लोकल्स के लिए वो कॉस्ट होती है सिर्फ $10 पर मंथ। इतना डिफरेंस है। ये अनुज ने मुझे पहले बता रखा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है वीज़ा और रेजिडेंसी का क्या सीन है यहाँ पे? अभी स्पेसिफिकली श्रीलंका, इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज़, हमारे लिए जो वीज़ाज़, हम जिस वीज़ा पे हैं EP बोलते हैं उसको, सो EP इज एम्प्लॉयमेंट पास। ओके। सो यहाँ पे अलग अलग टाइप के वीज़ाज़ हैं। वर्क पास होता है आपका, अगर आपको
लाइक आप ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हो या फिर आपकी सैलरी काफ़ी कम है, $3-4 में भी, तो वर्क पास आपको मिलेगा, बट वो यहाँ की लोकल कंपनियाँ दे पाती हैं, उनका कोटा होता है अलग सिस्टम। जो प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब में भी, हाँ, सो उनको ईपी मिलता है। ईपी मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब समटाइम इट टेक्स मंथ्स टू गेट योर ईपी। उसमें बहुत सारे पॉइंट सिस्टम्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, फिर एक कंपनी के अंदर आपकी एथनिसिटी वाले लोग स्पेसिफिक परसेंटेज हो सकते हैं। कोटा बेसिकली कोटा सिस्टम है। बिल्कुल कोटा सिस्टम है। ओके, सो तो ये सारे जो खर्चे होते हैं, जो प्रोसेस है, वो कंपनी बियर करती है, इंडिविजुअल को बियर करना होता है? कुछ पार्ट हमें करना होता है, जैसे कि हमारी जो सर्टिफिकेशन हमने कर रखे हैं या फिर जो डिग्री हमारे पास है उसको वेरीफाई कराना होता है। यहाँ की लोकल कंपनीज जो वेरीफाई करती हैं, वेरिफिकेशन कंपनीज, उनकी फ़ीस हमें देनी होती है। बाकी जो मेन गवर्नमेंट को जो पैसे देने हैं वो हमारी कंपनी बेयर करती है। ओके, तो पार्शियल है, बट इन जनरल ईपी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग आपको जनरली स्पॉन्सर नहीं करेंगे। यहाँ की कंपनीज जो हैं वो पीआर को या सिटीजन्स को ही प्रेफर करती हैं, क्योंकि कोटा सिस्टम है उनके पास भी। कोटा भी है, दूसरा अगर आपको हायर कर रहे हैं तो उनको पेपर में डालना पड़ेगा और फिर उनको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा एमओएम को लिख के कि इंडियन को क्यों हायर किया, किसी को भी बाहर की नेशनलिटी को क्यों हायर किया। वर्क लाइफ बैलेंस आजकल काफ़ी ज़्यादा नया क्या बोलते हैं इन वर्ड है। सिंगापुर में सिचुएशन क्या है वर्क लाइफ बैलेंस की? बाय द वे इंडिया के अंदर जो इनवर्ड है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, क्योंकि आपको एक मेंटेन रखना चाहिए बैलेंस को। सिंगापुर में अगर आप बात करो कि लोकल कंपनीज जो सिंगापुरियन बेस्ड कंपनीज हैं, सिंगापुर की जो लोकल कंपनीज हैं, वहाँ इंडिया जैसा ही माहौल है। मतलब आपको सैटरडेज संडेज को भी काम करना पड़ सकता है, हालांकि आपको ओवर टाइम मिलेगा उसके लिए। वहाँ थोड़ा इंडिया से अलग है और मैनेजर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बट जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिनके हेडक्वार्टर्स में आप काम कर रहे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया या गूगल हो गया, कहीं कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लाइक अगर आपका वर्क वीक इज़ आप 6 o'clock आपको फ्री हो जाओगे तो फ्री हो जाओगे, उसके बाद आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट आप ये बताइए आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, और कोई अगर इंडिया से यहाँ आना चाहता है तो क्या टिप देना चाहेंगे? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हमने जो थोड़ा चैलेंज फेस किया बाहर आके वो ये था कि जैसे मैं मलेशिया गया या मैं बाकी कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया की मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे इंडियंस में बहुत फ्रेंडली हैं। सिंगापुर में मैंने ये चीज़ देखी कि जो लोग यहाँ से इंडिया से आते हैं वो जनरली थोड़ा सा एटीट्यूड इश्यूज होते हैं कि हम लाइक सिंगापुर आ गए हैं, वैसा कुछ अचीवमेंट है, एंड इट्स एन अचीवमेंट आई वुड से। बट आपको थोड़ा सा अगर लोग फ्रेंडली रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में फ्रेंड्स बनाने में इश्यूज़ हुए, बट आपके यहाँ सर्कल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो आप बहुत बोर हो जाओगे, क्योंकि बहुत घूमने के लिए चीज़ें तो नहीं है। तो बॉन्डिंग, मतलब जो कम्युनिटी बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी टाइम लगता है उसको ग्रो करने में। एग्जैक्टली। और टिप क्या होगा आपके हिसाब से, अगर कोई बाहर से इंडिया से यहाँ आना चाहे तो उसके लिए? कई सारे इंडियंस इन सिंगापुर करके ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, और भी कुछ ऐसे मीटअप करके एक एप्लीकेशन है, मीटअप आप डाउनलोड करो, उसमें सर्कल बनाने के कुछ पार्टीज़ वगैरह होती रहती हैं, तो आप उन पार्टीज़ में जाओ। वो लिंक्स हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लीजिएगा। जो रेलेवेंट लिंक्स होंगे मुझे देंगे, मैं डाल दूंगा, तो उसको चेक कर लीजिएगा। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे 2-2.25 साल से रह रहे हैं। आपने बोला कि आपको काफ़ी अच्छा लगता है, एज अ कंट्री बहुत पसंद है। आप क्या किसी को एडवाइस करेंगे कि वो सिंगापुर आके रहें, काम करें? डेफिनेटली, अगर आपके दोनों लोग जॉब पे जा पा रहे हैं, आई मीन दोनों पार्टनर्स, हाँ, हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। आसपास की लोकेशंस आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, बिकॉज करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ की, दूसरा सब आसपास में प्रॉक्सिमिटी बहुत एक्सेसिबल है। तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए हब है, यहाँ पे रह के आप आराम से अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया अनुज, थैंक यू सो मच। कोई सवाल अगर रह गया हो जो मैंने नहीं पूछा, आप पूछना चाहते हैं, कमेंट में पूछिएगा ज़रूर। मैं या अनुज अपने फुर्सत के पलों में उन सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। अगले वीडियो में मैं सिंगापुर से कुछ और लेके मिलूँगा। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये वाला प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, फिलीपींस वाला बहुत मज़ेदार था। बाय बाय एंड सी यू। बाय।